को आग लगा रहे हैं। दुनिया भर की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और दे वांट टू बी एसोसिएटेड और ये ग्रेट। बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट भी कहते हैं कि मारने की इजाज़त है, लाइक बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट। तो अगर ये शिकवा हम सूट नहीं करता तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदिया टॉक्स। आज की स्ट्रीम में हमारे साथ है मनीब कदीर और आज हम बात करेंगे सीजन 6 ऑफ नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन। अगर स्पॉयलर्स अलर्ट, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज ये ना देखें, पहले आप उस नेटफ्लिक्स सीरीज को खत्म करें, उसके बाद ये एपिसोड देखें। सो वेलकम मनीब again. Thank you for having me. I think I'm here after a year or so, right? Yes, it's been a year. Yeah. अच्छा, so actually मैं सोच रहा हूँ The Crown के अंदर spoilers क्या हो सकते हैं, because that's also based on real events, so people know. But हाँ, I understand what you mean by spoilers, के the way it has been executed in the series itself. So Right. how would you introduce The Crown season 6? कि it's literally like a history lesson because मुझे तो ब्रिटेन हिस्ट्री इतनी नहीं पता था इतनी डिटेल में, because it starts even before जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके फादर से, how he became accidentally king. He didn't want to, his brother was the candidate, but he chose to marry somebody else who was a divorce. तो इस फिर आपको लॉस पता चलते हैं कि कितने इनके रिग्रेसिव लॉस थे उसके बाद। उस वक्त इनको किंग नहीं बने दिया, बट देन चार्ल्स बिकम्स किंग क्योंकि अमेंड हो चुके हैं लॉस। फिर इट काइंड ऑफ आपको पूरा लेके जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन एंड दिस एंड दैट। सो इट हैज बीन सिंस दोज इवेंट्स वर वो सब कुछ बिफोर आई वाज इवन बोर्न, तो मैं उनको तो नहीं उस तरह से एनालाइज कर सकती। बट जो अब ये जो सीजन 6 आया है, दिस वाज लाइक अ रियल चैलेंज बिकॉज व्हाट आई थिंक इज कि जो 4 मेन जो लीड कैरेक्टर्स थे, दे हैव पास्ड अवे। Dodi al-Fayed, उनके जो फादर Muhammad al-Fayed, he's dead. Dodi is dead. Diana is dead. Queen Elizabeth is dead. So now the situation is कि Charles is the king. और अब जो ये बनी है ना, तो मुझे इसमें ये it felt like more like a propaganda to me, the part 1 of season 6, and I just feel like things have been twisted to please Charles, or maybe जो पैलेस की PR team है, they were really working hard on it to humanize his image, which I kind of understand. उसमें मैं थोड़ी देर में बात करूंगी because जो डायना है, जो प्रिंसेस, because people are so diehard fan of her and they were not ready to let go, to forgive Charles, ठीक है? Even though अगर आप डायना को हटा दें, what he did was like a really great thing for me. As a guy, he stood up for the person he loved and he brought her back to his life and he made her queen and all that. अगर आप independently देखें तो it's a great, for me it's a great thing. But अगर आप देखें how he broke heart of Diana, people are not ready to let that go. So maybe this was the reason this all they did it this way. तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, a lot of event. Interestingly, I was just watching it with my mother अभी कुछ ही देर पहले, क्योंकि she was catching up with it. तो she kept on saying कि ये भी propaganda है, exactly what you said, कि ये चार्ल्स को अच्छा दिखाने के लिए किया जा रहा है, कि spoiler alert, कि डायना जॉन्सी है वो beyond the grave आकर चार्ल्स से बात कर रही है और उसको कह रही है कि you looked very good and handsome and you were crying and thank you. डायना कभी भी थैंक यू ना कहे चार्ल्स को आफ्टर व्हाट ही डिड। बट माइंड में ये भी रखने वाली बात है कि जो पिछले, इससे पहले जो 2 सीजन से, सीजन 4 और सीजन 5, आई डोंट थिंक दैट दे प्रेजेंटेड चार्ल्स इन अ वेरी फ्लैटरिंग लाइट। मतलब सीजन 5 में एक पॉइंट होता है जिधर डायना कहती है कि शी मैरिड हिम आउट ऑफ लव, बट चार्ल्स कहता है कि ही मैरिड हर बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू आउट ऑफ ड्यूटी और वगैरह, एंड दैट मेड हिम लुक वेरी मीन। सो इनफैक्ट बात ये कि जो ब्रिटिश प्रो मोनार्की मीडिया बैठी हुई उधर, डेली मेल या द सन, वो बहुत ऑफेंडेड है द क्राउन से।
या पियर्स मॉर्गन जैसे जर्नलिस्ट, बिकॉज उनको लगता है कि एक्चुअली प्रोपेगेंडा है टू मेक चार्ल्स लुक बैड, एंड पीपल हु आर स्टिल डाई हार्ड फैंस ऑफ प्रिंसेस डाई, उनको लगता है कि ये चार्ल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए ड्रामा बनाया गया है। जबकि मेरा ये ख्याल है कि द क्रिएटर ऑफ द शो पीटर मॉर्गन, एंड आई हैव सीन सम अदर वर्क्स बाय हिम, दिस इज द सेम पर्सन हु मेड द हेलन मिरन फिल्म इन 2006 द क्वीन, और उस वो फिल्म भी इसी चीज के साथ डील करती थी। आई डोंट नो वेदर यू सीन द क्वीन और नॉट, हैव यू? No, I have not seen Queen. अच्छा, do watch that. It's a very interesting companion piece to the Crown. So the Queen के अंदर उन्होंने वो वाली स्टेज दिखाई है कि Diana dies और Queen Elizabeth is confused कि should she make a public statement or should she not. That is the story of the Queen, and that film won an Oscar in 2006. So उस इस टॉपिक के ऊपर पीटर मॉर्गन ने ऑलरेडी फिल्म बनाई हुई है, एंड देन आई इवन सी अ प्ले दैट पीटर मॉर्गन मेड ऑन क्वीन एलिजाबेथ II लाइफ, एंड इट्स कॉल्ड द ऑडियंस। वो मैंने वेस्ट एंड पे देखा था लंदन में। सो आई अंडरस्टैंड द वे ही ड्रामाटाइजेस स्टोरीज। तो मुझे कहीं ना कहीं नोइंग हिज बैकग्राउंड कि पीटर मॉर्गन किस किस्म की स्क्रिप्ट लिखता है, किस किस्म की स्टोरीज लिखता है, आई डोंट रियली सी इट एज अ प्रोपेगेंडा ड्रामा एट ऑल। फिर कुछ लोगों को ये भी फील हो रहा है कि प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों को बुरा दिखाना है, तो इसीलिए उन लोगों ने वो जो मोहम्मद फायद का जो कैरेक्टर है वो बड़ा नेगेटिव दिखाया है कि वो बड़ा मटीरियलिस्टिक है और वो कह रहा है कि डायना को फंसाओ, वो अपने बेटे को इस तरह की बातें सिखा रहा है। Again, I don't think it's propaganda. And interestingly, you might have seen 2-3 years ago, I actually had a conversation इसी तरह से और इधर ही बैठकर with one of the actors in The Crown. She was in a different role. Julian Anderson, मेरी उसके साथ chat हुई थी कि behind the scenes, because she was playing Margaret Thatcher at the time. So behind the scenes, how did she get into the skin of the character? And she said कि हमारे पास वहाँ स्क्रिप्ट आता है, we bound by it, and जो स्क्रिप्ट के ऊपर that is the king. So I really don't think anything external to the script is motivating or leading to the action on screen. मुझे इतना प्रोपेगेंडा नहीं लगता, मेरे ख्याल से कि it is the interpretation by the creators के this is what must have happened behind closed doors, because काफी सारे scenes तो ऐसे हैं जो कि imagined है। For example, वो जो डायना की डेथ है उससे कुछ देर पहले शी इज शोन हैविंग अ कन्वर्सेशन इन डोडीज अपार्टमेंट विद हिम। नन ऑफ अस नो कि उन दोनों की आपस में क्या बातचीत हुई थी एक दूसरे के साथ और किस टॉपिक के ऊपर। सो ये पोएटिक लाइसेंस से लिया गया है जिसमें a lot has been reimagined. So चार्ल्स को I don't think whitewash किया गया। I think what they've done is they've yes humanized as you said, but also they are not showing anyone as a negative character, as a villain, because these are real life people. So season 1 से season 6 तक अगर हम लोग देखें, we can't say any one of them was a villain in the story. Not one of them. Not even the king who abdicated the throne and he married Wallis Simpson, and they used to be Nazis, by the way. राइट नहीं, तो काफी इनको ह्यूमनाइज किया गया है इसमें, हर कैरेक्टर को किया गया है, हर कैरेक्टर को। बट द थिंग इज जब लाइक लिटरली डोडियल फाइट, अगर आप इसको सिर्फ क्राउन से देख के उसको अगर आपने परसेप्शन करनी है कि क्या उसकी पर्सनालिटी है, तो सीम्स लाइक अ लूजर जो पपेट हिज डैड पपेट हिज मूविंग हिज लाइक स्ट्रिंग्स, और वो उनको उसको कह रहा है डायना को डेट करो, उसको छोड़ दो, वो वही कर रहा है। सो इट जस्ट लाइक वुड डायना गो फॉर अ गाय लाइक दैट इवन यू नो बैड ऑन डायना, ठीक है। उसके बाद जो है कि वो रोकता है कि पेरिस जाना है, दैट आल्सो पुटिंग द होल ब्लेम ऑन हिम कि ही इज द वन हु चेंज हर, मेड हर चेंज। उसके बाद जो फोटोग्राफर है, जो क्या नाम था, मारियो ब्राना, उसको भी वो भेज रहा है, जिसकी उसने मारियो को कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज रबिश, इट वाज जस्ट स्ट्रोक ऑफ लक, आई वाज देयर by chance. So that's also, you can contest that. और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो पैलेस था that was, वो भेज रहे थे कि ताकि डायना का बैड इंप्रेशन आए। उसी वक्त जब डायना की पिक्चर आती है kissing him, the Charles is doing a photo shoot with his kids to make him look, और वो उसका सारा ब्लेम जो है वो चार्ल्स का जो पीआर जो उसका था सेक्रेटरी उस पर डाल दिया कि it was his idea, Charles was just following whatever he was saying. So उसमें उसके बाद जब डायना की डेथ होती है तो Charles is persuading Queen कि हमें जाना चाहिए. So basically it's like you can just say कि I understand, yes. इसमें कुछ बातें हैं जो कि actually the depiction of Muhammad Al-Fayez will make you hate that character. ठीक है, although I said कि इसमें कोई भी negative character नहीं है इस ड्रामे में, पूरे 6 seasons में नहीं है, but at the same time the makers can say ये तो आपकी interpretation है,
कि वो बुरा है, हम तो शो कर रहे हैं कि बस ऐसा है। अब उसको तुम बुरा समझो, अच्छा समझो, उस पर वैल्यू जजमेंट खुद लगाओ, लेकिन सब्जेक्टिवली स्पीकिंग आई वाज totally disliking that character because we've seen a lot of such people in real life as well जो कि social climbers वगैरह होते हैं। तो क्या मोहम्मद फायद वाकई social climber था? अब बात ये है कि उसका बेटा he was in an affair with Kelly Fisher that was documented, so he was in a relationship with the model। हमें नहीं पता और ना उसका कोई रिकॉर्ड रहा है कि why he broke up with her, बट एक इंटरप्रिटेशन ड्रामे के मेकर्स ने की है कि उसके बाप ने कहा होगा कि I've got Dinah here and she's alone and she might be ready to mingle or find some possible avenues in having a relationship with somebody, तो try your luck here। शायद हो सकता है कहा उसके बाप ने, बट हाँ ये चीजें, and because the photographer has denied कि ऐसा कभी कुछ हुआ था, this does cast him in a very poor light कि जी वो लीक कर रहा है कि इधर है डायना, तस्वीरें खींचो और फिर millions of dollars की तस्वीरें बिक रही हैं। So to that extent yes, it's a bit unsubtle वो जो portrayal है। I'm still not sure कि propaganda है या नहीं है, but I can definitely say that Muhammad Fayed, now he's dead even, and he just recently died two months ago almost. So he's not there to defend himself. So that's rather harsh and cruel on him. But ये वाली चीज के डायना को और कोई नहीं मिला, या डायना, the thing is कि डायना, everybody knows कि she was very much ready to even shift to Pakistan, and they've covered that in season 5, Humayun Saeed वाला character Hasnaat Khan, and she was desperately looking for love, for a hearing कि कोई इसको सुने, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी सुने या कोई अंडरस्टैंड करे। एंड वो हेयरिंग की जो मैं बात कह रहा हूँ, शी गेव दैट इंटरव्यू BBC पैनोरामा पे। अब प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है कि आज जो रॉयल कोर्टियर्स हैं या जो एरिस्टोक्रेट्स हैं ब्रिटेन के, वो कहते हैं कि डायना वाज प्रेशर्ड इनटू गिविंग दैट इंटरव्यू 1995 पैनोरामा में, जबकि आई रियली डोंट थिंक शी वाज प्रेशर्ड। ठीक है, उसने जर्नलिस्ट जो था मार्टिन बशीर, आई थिंक उसने कुछ घपला किया था, लेकिन अगर वो ना भी घपला करता, डायना ने बोलना ही बोलना था, बिकॉज that was coming out of her, she wanted the world to know her side of the story। और उसने जो एंड्रयू मॉर्टन के साथ बुक लिखी थी, वो वहां पड़ी हुई है मेरी एडिशन, डायना वाली, इन हर ओन वर्ड्स, सो इट्स द बेस्ट सेलिंग बुक। वो भी उसने लिखी थी, और वो सीक्रेटली केंसिंगटन पेरिस में बुलाती रहती थी एंड्रयू मॉर्टन के जॉन से उस गो बिटवीन्स थे, उनको टेप रिकॉर्ड कर करके देती थी कि ये मेरी अंदर की स्टोरी है। So she was leaking her story out to writers and biographers। So उसने मार्टिन बशीर वाला इंटरव्यू के ऊपर ये सारी बातें करनी थी, अगर उसके साथ कोई धोखा ना भी हुआ होता। But what they now trying to do is कि in his own way Charles was a very good man, in her own way Diana was a very kind woman, that's why people love her, and none of them hated one another, nobody wronged the other person। Charles did not do any wrong to Diana, Camilla, Queen Camilla as she's now known, did not do any wrong to Diana, but it's just that the circumstances were very unfortunate। I just feel like कि जो उन्होंने जिस तरह जब वो अपने बेटों को सी ऑफ करिए, चार्ल्स को मिलने जाते हैं राइट बिफोर शी लीव्स फॉर पेरिस, उसमें जो एक सीन आता है जिसमें they're saying can we have an amicable relationship and all that, and she says कि I loved you and I wanted you but I can't have you, something like that। तो वो मुझे थोड़ा सा क्योंकि उससे पहले तो मैं I was watching it like just I watched all the seasons, उसमें मैंने कहा wait a minute what are they doing, क्योंकि इसमें तो एक तरह से वो maybe they're trying to give closure to Diana fans and try to take heat off from Charles के he's a human being as well। तो दूसरी कि आप कह रहे हैं कि पिछले influence नहीं थे, which I also didn't feel कि वो influenced थे, but also I don't know the history from like हो सकता है जो लोग बड़े closely history follow कर रहे थे उनको उसमें भी problems लग रही हूँ, लेकिन maybe I'm one of those people because too many biographies I've read। British history। ठीक है तो मतलब मैं ये कह रही थी कि maybe at that time Charles was, when those seasons were picturized, Charles was not the king, so maybe that's different, कोई influence हुआ हो इसमें। You just mentioned कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये रॉयल फैमिली ने ही एक प्रोपेगेंडा मशीनरी वो वीव करना शुरू की है कि हमारे बिहाफ पे बना दो, यूं कैरेक्टर्स को दिखाओ। What I know for a fact is actually royal family, for a fact तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन what I've known from very reliable sources is कि royal family isn't happy about the crown, but they were relatively happy about the first season because उसने क्वीन एलिजाबेथ को बहुत एक फ्लैटरिंग लाइट में पोर्ट्रे किया था, एंड इट मेड द मोनार्की मोर रेलेवेंट।
The fact that we sitting here and talk about the royal family, जिसको हम पहले डेकोरेशन पीस समझा करते थे, तो उनको ग्लैमराइज करके पेश कर दिया और बड़ा अच्छे तरीके से उनके कैरेक्टर्स को दिखाया. लेकिन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब बात सीजन 4 पे आई और जब वो डायना ईयर्स कवर करना शुरू किए इन्होंने इस सीजन के अंदर, तो वन आफ्टर द अदर द रॉयल फैमिली स्टार्टेड ट्रैशिंग. या रॉयल फैमिली के जो कोरिस्पोंडेंट्स हैं या जिनको रॉयल एक्सपर्ट्स कहा जाता है, उनको अपनी जो ब्रीफिंग है वो पहले से ही आती है. They get it from Buckingham Palace. So they started bad mouthing this series. So much so कि अभी भी जो pro royal family media है वो इतने negative reviews दे रही है सीजन 6 को. वो इतनी नफरत का इजहार कर रहे हैं. उन्होंने लिखना शुरू कर दिया जी कितना घटिया सीरीज है, इसके अंदर उन्होंने डायना का भूत दिखाया है. डायना का भूत 2 दफा आता है सीरीज में ना. वो डायना के भूत की तो बात मैं भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि रॉयल फैमिली, तो आई थिंक कि दे टोटली डिसलाइक द सीरीज जितना मुझे पता है. प्रिंसेस एन टॉक्ड अबाउट द सीरीज इन नॉट सो फ्लैटरिंग लाइट. प्रिंस हैरी ने एक्नॉलेज किया है रिसेंटली दैट ही डज वॉच द क्राउन, एंड वो कहते हैं कि इट्स हार्मलेस एज कंपेयर टू जो रियल न्यूज मीडिया कवर कर रही है, क्योंकि चलो वो तो आपको पता है ड्रामेटाइजेशन है. Last year, I met actually Sarah Ferguson, the Duchess of York. So वो queen की बहू थी. So, she married Prince Andrew, and so she's mother to Princess Beatrice and Princess Eugenie. And so she was sitting in front of me, and she said, "I just think that the crown is made on a very good scale. It's very good looking. The art direction is very good, but it's not accurate at all. And I don't even know कि वो कब premiere हो रहा है." And I remember I just said कि 9th November last season जो सा था, because she was pretending as if I don't even keep tabs on. So this is your royal family for you. All of them, I think, are pretending कि हमें तो पता नहीं है कब प्रीमियर होना है, हमें तो पता नहीं कि कौन एक्टर ये रोल प्ले कर रहा है. But I think deep down they all know because it's about them. So they are on their toes कि पता नहीं हमारे बारे में क्या दिखाने लगे हैं इसके अंदर. So already royal family members और उनकी जो establishment है जिसको कहा जाता है the firm, they are very much on guard, and I don't think that they very pleased, और वो बल्कि इस वक्त शुक्र मना रहे होंगे कि आखिरी सीजन है. अच्छा, ये पूछना था कि जो सारी पिक्चराइजेशन है ये पैलेस में होती है, जो सारे बैलमोरल और जो भी बकिंगम पैलेस उसके अंदर होती है, या दीज आर ऑल सेट्स? So ये चीज वैसे मैं भी काफी ज्यादा आई वाज स्क्रैचिंग माय हेड ओवर दिस कि मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक लग रहा है बकिंगम पैलेस इन पर्टिकुलरली जो उसके आउटडोर शॉट्स हैं. लेकिन नो, इट्स नॉट शॉट इन. आई थिंक उन्होंने एक्सटीरियर जौन सा है वो वीएफएक्स या एआई के थ्रू या इमेजेस के थ्रू या लाइसेंस्ड इमेजेस के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया है उसमें, और बड़े अच्छे तरीके से किया है, सो दैट ये ना लगे कि वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं. एंड देन इंडोर सीन्स, लेकिन जो उन्होंने मतलब इंडोर सीन्स फिल्माए हैं, I believe that is done in other cathedrals or other palaces, and Britain has a lot of palaces. It's all about palaces. So they have a lot of palaces जिसमें के no royals are not staying any longer. This Blenheim Palace हो गया या Clevedon House हो गया. So इस तरह की जगहों के ऊपर भी फिल्मिंग हुई हो सकती है. So that's what they've done. Yeah. और आपका मुझे पता है व्यू के monarchy should continue. I think this is what why And do you Pakistanis hate me for that. Yeah, why do you think it should continue? अच्छा, what people don't understand and they don't realize is कि I am an absolute history buff. तो मुझे बहुत शौक है, and as a Pakistani, as a child of the subcontinent, हमारी history, it's inextricably linked with British history. So you might hate what had happened to your ancestors, to my ancestors, to our ancestors, or you might be indifferent about it. वैसे very few people will be indifferent about it because पाकिस्तान में एक बहुत anti-West sentiment है, और वो तो मैं नोटिस कर रहा हूँ इनके 7 अक्टूबर के बाद और जाकर बढ़ा है. बट यहाँ ये एक ऐसा एरिया है जिधर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों यूनाइटेड हैं कि उनको सख्त नापसंद है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उनको सख्त नापसंद है वो जो कॉलोनियल पास्ट हमारा रह चुका है, और उनको सख्त नापसंद है विंस्टन चर्चिल. सो मैंने पिछले महीने एक तस्वीर लगा दी कि जी I just met Sir Winston Churchill's granddaughter. मैंने वो तस्वीर लगा दी. अब सोशल मीडिया के ऊपर गालियों की जो एक बरसात मेरे ऊपर शुरू हुई, और वो सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं था, वो तो था कि लंडे के लिबरल्स का असल रूप सामने आ गया, बट इंडिया की तरफ से भी था कि इवन लिबरल पाकिस्तानीज डिसलाइक अस सो मच दैट दे आर सेलिब्रेटिंग दिस चर्चिल मैन जिसने कि वो बंगाल फेमिन कॉज कर दिया था और वहां इसने लोगों को स्टाफ छोड़ दिया था.
भाई मैंने ऊपर सिर्फ एक बात का जिक्र किया है, मैं मिला हूं, मैं क्यों मिला हूं? क्योंकि मुझे हिस्ट्री का शौक है. व्हेन आई एम लिसनिंग टू दैट पर्सन टॉकिंग अबाउट अ मैन हु इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड, ही सेलिब्रेटेड एज अ हीरो इन द वेस्ट एंड ही सीन एज अ वॉर क्रिमिनल इन द ईस्टर्न वर्ल्ड. मैं अब आगे किसी को मिल रहा हूं तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना गो अप टू दैट पर्सन एंड से योर ग्रैंडफादर डिड दिस एंड दैट. But people coming from extremely different walks of life, but they still have a shared history with us. उनकी स्टोरी सुनने से आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ जान रहे हो. और आप मुझे ये सीखने को मिला कि यहाँ everyone unanimously agrees when I'm sitting in England कि he was a hero. मतलब इसके ऊपर और कोई नैरेटिव है ही नहीं. एंड पाकिस्तान में इस बात के ऊपर कोई नैरेटिव ही नहीं है कि he was an absolute villain. एंड दिस इज अनदर पर्सन जिसको के सीजन 1 में कवर किया गया है, विंस्टन चर्चिल को, और उसको बड़ा अच्छे तरीके से पेश किया गया है उस ड्रामे में. उसको शो किया गया है बड़ा अच्छा आदमी है, ही हैज हिज फ्लॉज, बट वो सारा कुछ. सो मैंने ये सोचा कि यार ये दो मैं देख रहा हूँ नैरेटिव्स और ये बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं, बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ. सो वेयर व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट? एंड आई थिंक वहां से एक बैलेंस आता है जब आप अपनी पर्सनल इक्वेशन को हटाकर एक चीज को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करते हो. और उस तरह से मैं उन ना उस आदमी को, ना उस रॉयल फैमिली को, ना बंगाल फेमिन को सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो आप सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते. बट मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं इस चीज को कि हिस्ट्री के अंदर कितने ज्यादा लेयर्स हैं और कितने ज्यादा लेयर्स हैं. एंड देयर इज स्टिल सो मच टू लर्न एंड देयर स्टिल सो मच टू लिसन टू. सो बजाय कि मैं बहस में पड़ जाऊं लोगों के साथ, just listen to their stories, especially if it's someone who has been with these people. हमने तो बैठ कर ग्राउंड डिस्कस करें, people who've actually grown up with these people, या people who actually featured in that series itself, उनके मुंह से सुनो what their experiences have been. That will give you a better understanding. तो सुनने में और जज्ब करने में और एक generally, because मैं महसूस तो बहुत हूँ, I'm very much fascinated with and in awe of history itself. तो मुझे उसमें कोई खराबी नहीं नजर आती, क्योंकि मैंने एक जगह पे ये नहीं लिखा कि जी वो बंगाल में जो उसने किया बड़ा अच्छा किया, या मैंने कहीं नहीं लिखा कि एलिजाबेथ द फर्स्ट ने वो जो चार्टर ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा अच्छा किया था. मैं तो वैल्यू जजमेंट दे ही नहीं रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में. और एट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज द विंडसर रॉयल फैमिली. इट्स एट द वेरी सेंटर ऑफ इट, एंड आई टेल यू हाउ. बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं. प्रेसिडेंट्स अमेरिका के हमने देखे हैं, आए गए, उन्होंने अपना अपना पार्ट प्ले किया हिस्ट्री में, कुछ अच्छा कुछ बुरा. हमारा अपना पाकिस्तान भी ऐसे, हमारे प्रेसिडेंट्स बदलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हैं, लेकिन जो आपका यूके की रॉयल फैमिली है, देन उनका जो सा मोनार्क है, दैट इज द हेड ऑफ 15 countries across the world, and then British these territories and everything in dominions. So वो कंटिन्यूटी एक चल रही है. मतलब आज का जो आपका किंग चार्ल्स द थर्ड है, आप उसका कनेक्शन ड्रॉ करो तो वो जाकर जुड़ता है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी. एंड लॉर्ड माउंटबेटन अगेन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. He had a very central role. अच्छा या बुरा वो एक अलग डिबेट है, but he had a very central role in the India-Pakistan partition and the creation of Pakistan. So वो चार्ल्स के बाप का मामा था. उसी तरह से यू ट्रेस इट बैक, तो फिर वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन्हीं के दादा और फोर फादर्स वगैरह थे जो कि उधर बैठे हुए थे. सो ये एक जो कंटिन्यूटी है, मुझे एक वो सेंस फील होती है ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू द पास्ट. एंड दैट इज व्हाई आई हैव दैट एज अ पर्सन हु इज वेरी कीन रीडर ऑफ हिस्ट्री. मेरे लिए ये बड़ा फैसिनेटिंग होता है टू सी दैट देयर इज सम कंटिन्यूटी इन व्हाट इज बाइंडिंग द वर्ल्ड ऑफ टुडे टू द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट. एंड सो इसलिए मैं खुद को मानता हूं कि आई एम इन फेवर ऑफ कीपिंग द मोनार्की. एंड दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टांस इन फॉर अ पाकिस्तानी. राइट अगर आप सीजन 2 या 3 में देखें, जो क्वीन का रोल था जब वो अपनी कॉलोनीज में जाती है, इट वाज वेरी कोहेसिव, कि वो बहुत उनके लाइक शी ब्रिंग्स द सॉफ्ट इमेज, बिकॉज इट्स बिसाइड्स पॉलिटिकल, एक मोनार्क हैं और आपकी कॉलोनीज हैं. और दूसरी जो विंस्टन चर्चिल, उनका रोल तो वर्ल्ड वॉर 2 में था ना, जो उन्होंने जो की रोल प्ले किया था. तो जो हीरोज हैं उनको उन्हीं के कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में ही देखना चाहिए. दे आर हीरोज फॉर देम. आपको अपने बायसेस को साइड पे रख के just see how that nation celebrates that person and how they perceive them, because not everybody is gonna be they're not supposed to be your hero, but they're heroes for them, because ideally तो everybody should work for their nation, so they are loyal to their country and that's how they acted, जैसे उनको जो रिक्वायरमेंट थी उनके रोल की. इनफैक्ट बल्कि एक क्रिटिसिज्म जो आई थी ना मुझ पे, मैंने उधर लिखा था सर विंस्टन चर्चिल.
तो अब हम सर बोलेंगे इसको, एक एबी रिएक्शन आया था, यार वो उसका टाइटल था। जब हम इधर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था, हम इधर क्वीन विक्टोरिया की बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश एम्पायर को हेड करती थी और इंडिया को कॉलोनाइज किया था। व्हेन यू कॉल क्वीन विक्टोरिया क्वीन, आर यू ग्लोरीफाइंग हर और आर यू रिफरिंग टू हर टाइटल? तो विंस्टन चर्चिल का भी टाइटल सर विंस्टन चर्चिल था। और आपने, अगर आपको फील होता है द क्राउन के अंदर या डार्केस्ट आवर इस तरह की फिल्मों में चर्चिल की डिपिक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि जस्ट एज यू मेंशन्ड के वो हीरोज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, शायद क्या इंडिया के अंदर वो हीरो नहीं माना जाता। आप अपनी वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म बनाओ, लेकिन फिर ऐसा करो इस बजट के ऊपर बनाओ, इस स्केल के ऊपर बनाओ कि आप अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो। हम लोग अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, बट जिस किस्म की हमने फिल्में बनाई हैं वो इतनी वन डायमेंशनल होती हैं। द क्राउन, उसके अंदर इफ यू सी, ठीक है, इट माइट बी फेवरेबल बाय एंड लार्ज टू किंग चार्ल्स और टू क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, बट द क्राउन के अंदर उन कैरेक्टर्स की वीकनेसेस भी दिखाई हैं। लाइक उन्होंने दिखाया कि चार्ल्स इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ when he was in an affair with Camilla. हर कैरेक्टर के ग्रे शेड्स दिखाए। उन्होंने दिखाया कि क्वीन एलिजाबेथ डिड नॉट गो टू वेल्स जब वहां एक नेचुरल डिजास्टर आया तो इतने बच्चे मर गए थे, एंड दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक ऑन हर पार्ट। इधर भी दिखाया है बल्कि कि इवन व्हेन शी वाज रियली इन द ऑलमोस्ट ऑटम इयर्स ऑफ हर लाइफ, तो इवन देन शी नीडेड सम लर्निंग टू डू। वो जो डायना उसके पास आती है बियॉन्ड द ग्रेव और वो कहती है कि नाउ इट्स टाइम दैट यू डिड सम लर्निंग टू। So they've shown that even these people had flaws. उन्होंने बल्कि विंस्टन चर्चिल को भी द क्राउन में दिखाया एज अ फ्लॉड पर्सन, बिकॉज वो ओल्ड ख्यालात का आदमी होता है। वो कहता है कि टेलीवाइज नहीं होनी चाहिए वाली चीज, वो हर मॉडर्निटी के खिलाफ होता है। वो जो स्मॉग आया होता है ब्रिटेन के अंदर, उसको भी डिसमिस कर रहा होता है चर्चिल कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ फॉग है। उन्होंने उसके भी फ्लॉज दिखाए हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप ऐसा करो, आप बनाओ, इंडिया के अंदर आप बनाओ एक फिल्म, आप उसमें चर्चिल को जैसा दिखाना चाहते हो दिखाओ। आपने उधम सिंह वो फिल्म नहीं बनाई थी उधर, सरदार उधम सिंह वाली, इंडिया ने, और वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो बड़ी अच्छे स्केल के ऊपर बनाई थी उसको रख के, वो विकी कौशल। सो दे आई डोंट नो वेदर यू सीन इट और नॉट। सो उस स्केल की आप बनाओ। हम पाकिस्तान के अंदर हम दम मस्तम बना रहे हैं, हम वो टिच बटन बना रहे हैं, यार ये भी बना दो। या एक और जो चीज मैंने देखी, जो मतलब इनको बुरा तो कहते हैं कि कॉलोनाइज किया, बट दे गेव अस इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, लाइक दे गेव अस सो मच। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो पिछली जो यहाँ पे किंगडम्स चल रही थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, दे वर केपेबल ऑफ एडवांसिंग द कंट्री सो मच। इसी तरह मैं भी रिसेंटली टेंजानिया गई और वो भी एक कॉलोनी ही था। तो मुझे जो गेम पार्क्स और जो एनिमल रिजर्व्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रिटिश मोनार्क का ही दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें बाकी कंट्रीज लाइक लिटरली बहुत पॉवर्टी है। सो मुझे ये हुआ कि इतने मॉडर्न इन्होंने कैसे बनाए हैं, बट बिकॉज इट वाज अ कॉलोनी और ये गोरों का ही आइडिया था कि ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हमने इनको सेव नहीं किया, तो इस तरह से यहाँ पे सफारी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल टू मॉडर्न, बट देन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज लाइक इन शैम्बल्स। सो आपको फिर नजर आता है कि कुछ थोड़ा बहुत तो फायदा इन कॉलोनाइज करने का इन कंट्रीज को भी तो हुआ है। सो यू डोंट जस्ट paint in black and white. You have to find the middle ground. You have to make peace with it. This is your history. So it's hating would not achieve you anything. That's what Hating is not helpful. Criticism is fine. Criticism, because I believe that everything should be open to criticism. So, in fact, अगर अब मैं critical lens से देखूं, क्योंकि एक तो है ना कि I like those palaces and castles and that whole grandeur a lot, and I think कि हमारे पास एक थोड़ा सा एक relic of the past रह गया, और and I think it's pretty to look at those costumes and those castles and those crowns, but वो एक इमोशनल बात है, या वो मैं एक आर्टिस्टिक आई से कह रहा हूँ। बट अगर मैं रैशनल होकर बात करूं तो जो कॉलोनाइजेशन थी, इट वाज डेफिनेटली एक्सप्लॉइटेटिव। आई मीन, आई इन माय राइट माइंड डू रियलाइज, एंड मैं क्या रियलाइज करूंगा, दिस इज समथिंग कि आपकी जो करंट जनरेशन ऑफ रॉयल्स है उनको भी मानना पड़ गया है। आई मीन, अभी केन्या के अंदर किंग चार्ल्स गया हुआ था कुछ हफ्ते पहले, एंड ही मेड दैट स्पीच जिसके अंदर उसने कहा कि द वे दैट वो स्लेव ट्रेड ऑपरेटेड at the hands of the British Empire is regrettable and all. उसने apologize नहीं किया, but उसने criticize जरूर किया है about that past, and he did the same thing जब वो बारबाडोस के अंदर गया था, I believe 2021 में, जब वो बारबाडोस छोड़ रहा था Queen Elizabeth को as the head of the state.
उसने तब भी इस तरह की बात की। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की नेटफ्लिक्स के ऊपर लास्ट एक बड़ी कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री आई थी, और बल्कि प्रिंस हैरी की बुक अगेन वो भी इधर पड़ी हुई है, वो मेमोir है, उसमें उसने बार बार क्रिटिसाइज किया है ये ब्रिटिश एम्पायर के कॉन्सेप्ट को, कॉलोनाइजेशन को, और जो ब्रिटिश स्लेव ट्रेड थी उसको। बट मैं ये कह रहा हूं कि दे आर प्रिपेयर टू लुक एट देयर हिस्ट्री एंड लुक एट इट बैक। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका भी बायस आ जाता है, उनका भी बायस आता है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं आता। हम तो उतना भी नहीं कर रहे। हम तो क्रिटिकल लेंस के साथ चीजों को देख ही नहीं रहे। मैं छोटी सी बात करता हूँ, यहाँ लोग कहेंगे कि मेरी हिपोक्रेसी भी है। आई डिड अ वेरी ब्रीफ अपीयरेंस इन जो बिछड़ गए, एक ड्रामा था, सो बड़ा उसमें मैंने कैमियो अपीयरेंस किया लास्ट सीन में। और वो ड्रामा था अबाउट बंगाल, एज इन ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो क्यों बना। और उस ड्रामे में थ्रू आउट ये दिखाया कि पाकिस्तान बहुत उनके साथ प्यार से पेश आता था, ईस्ट पाकिस्तानीज के साथ। उसमें थ्रू आउट ये दिखाया है कि हमारे बारे में गलत हिस्ट्री लिखी जाएगी, और ये इंडिया ने 1947 में ही डिसाइड कर लिया था कि ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ेंगे। अब इतना वन डायमेंशनल, एंड अगेन इस मतलब कि मैंने अपने होशो हवास के अंदर वो एक्ट किया जो किया, और वो इसी नैरेटिव को फीड कर रहा था। बट यू कैन इवन बी क्रिटिकल अबाउट योर ओन चॉइसेस। आई एम critical about many of the things I've said, many of the I think statements I might have made, या a lot of the work that I've done. मैं खुद उसको करके कहता हूँ should be open to criticism, and you know what, ये जब लोग मेरे ऊपर पढ़ते हैं कि जी इसने क्यों क्वीन एलिजाबेथ के मरने के ऊपर अफसोस का इजहार कर दिया, या इसने क्यों चर्चिल के वो फ्लाट ढमका के साथ तस्वीर खिंचवा ली, सो मैं ये भी रिकॉग्नाइज करता हूँ कि a lot of what those people are saying वो एक तरह से सही कह रहे हैं। लाइक वो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे, उनका पॉइंट है, लेकिन पता है क्या होता है, जब आप चबड़ 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 बड़ करके एक दूसरे के ऊपर पढ़ना शुरू हो जाते हो, सो वहां कॉन्वर्सेशन डेड हो जाती है। बिकॉज यार ये चीजें तो मैं भी रियलाइज करता हूँ और कर रहा हूँ। कॉलोनाइजेशन वाज एक्सप्लॉयटेटिव। जो नैरेटिव शेप अप किया जाता है, लोग यू जस्ट सेड ना कि भाई उनके लिए हीरो है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चर्चिल, बट मुझे काफी लोग इधर पाकिस्तान में कहते हैं, और बाय द वे नॉट राइट विंग, लेफ्टिस्ट्स जो है पाकिस्तान में, एंड दे फेली लिबरल, बट वो कहते हैं कि उनकी नजर में चर्चिल हिटलर जैसा ही है। वो ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज हिटलर हार गया था, तो वो जीतने वाले तो फिर अपनी साइड को अच्छा ही पेश करेंगे। अगर हिटलर जीत जाता, उसने भी खुद को यूं पेश करना था। बट अगेन आई थिंक वी नीड अ मोर नुआंस्ड कॉन्वर्सेशन कि अगर वो झूठा ही अच्छा कह भी रहे हैं चर्चिल को, किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि चर्चिल स्टूड अप टू द नाज़ीज, तो चर्चिल ने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया। इनफैक्ट अब काफी लोग इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट सम हिस्ट्री बुक्स आई हैव रेड, चर्चिल वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बीइंग क्रिएटेड एट दैट स्टेज व्हेन इट हैड बिकम इनएविटेबल। तो कुछ चीजें, कुछ बातें, बल्कि कुछ कोटेबल कोट्स शायद उसने ऐसी की होंगी जो कि ठीक हो या रिलेटिवली बेहतर हो। कुछ बातें उसने कहीं बड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी, रेसिस्ट होंगी, मिसोजिनिस्ट होंगी। बट वही वाली बात है कि अगर हम एक क्रिटिकल लेंस से चीज को देखें rather than being dismissive and demonizing the other person, if you're not having a conversation at all, तो I don't think कि हम कुछ सीखेंगे। So हाँ, Right. Yes. No, colonization को कोई मैं support नहीं करी। I'm just saying that there were few things that they did नहीं, that you said about development, you talked about development, you know what, Yeah. पाकिस्तान, बिकॉज मैं काफी सुनता रहता हूँ, हमारे जो लेफ्टिस्ट भाई बहन भी हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड a lot of them are very nice people, a lot of them are very angry people. तो जो एंग्री वाला लॉट है वो कहता है वो इसलिए बिकॉज आपको ये रेलवे का कंस्ट्रक्शन, आपको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आप कह रहे हैं कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कॉलोनाइजर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, आपको वो इसलिए प्रोग्रेस लगती है या आपको इसलिए डेवलपमेंट लगती है क्योंकि गोरों की नजर में वो डेवलपमेंट है ना। सो आप एक अंग्रेज लेंस से देख रहे हो कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ऑल्दो डेवलपमेंट इज कल्चरली रिलेटिव, सो हमें नहीं लगता, या शायद अगर हमारा लेंस डिफरेंट होता तो हम ये जाहिरी तौर पे ना मानते कि जी रेलवे जौन सा है या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है ये डेवलपमेंट है। सो ये भी कल्चर के नाम पर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है। उसका मैं जवाब देना चाहूंगा, बस आंखें बंद करके अपने आप से पूछ लो, do you want a world for yourself where you do not have basic commuting mechanisms available to you, like ट्रेन ना हो, जहाज ना हो, ये एप्पल फोन आपके पास ना हो। खैर ये तो कॉलोनाइजर्स ने तब नहीं बनाया था, तब तो होता नहीं था, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अब उनके डिसेंडेंट्स वगैरह उनकी डिसेंडेंट सोसाइटी से बनाया है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये कॉलोनाइजेशन का हमें बड़ा फायदा हो गया, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि नेशन स्टेट्स
जिस तरह से इंटरनेशनल स्टेज पे बिहेव करती है ना, वो होता ही मोटिवेटेड है बाय सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। सो ब्रिटेन ने अपने लिए बहुत अच्छा कर दिया, हाँ इंडिया के लिए बुरा किया या पाकिस्तान, तब तो बना ही नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बुरा कर दिया, दैट इज अ होल डिफरेंट डिबेट। मेरा सवाल ये है कि हम पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल अपने लिए क्यों इतना बुरा कर रहे हैं, और हम वो क्यों नहीं देख रहे जो हमारे मुफाद में है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका तो देख रहे हैं उनके मुफाद में क्या है। सो अगेन वो सिर्फ तब आता है व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव, रादर देन कि एक आपका एक अपना एको चेंबर है और आप बैठे और आप कह रहे हो वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी बुरी है। क्योंकि मैं अगेन पाकिस्तान में एक और चीज देखता हूँ कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही मुल्क की सारी मुसीबतें कॉलोनाइजेशन के ऊपर एट्रीब्यूट। एग्जैक्टली। ख्याल अच्छा, है कि आपके मुल्क में टीएलपी बैठा हुआ है, या सही, ये जो क्रिश्चियंस के साथ जरावाला के अंदर ये जो हुआ मैसेकर, ये इन्होंने अपनी मर्जी से किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, ये उस वजह से नहीं हुआ था, ये इनकी अपनी मर्जी से हुआ है। यही बात मैं करना चाहती हूँ कि बार बार जब मैं देखती हूँ जो लिबरल हैं, बार बार कॉलोनाइजिंग कॉलोनाइजिंग, व्हाई आर यू नॉट एबल टू मूव ऑन बियॉन्ड दैट पॉइंट, व्हाई देयर इज सो मच रिजेंटमेंट फॉर समथिंग दैट हैपेंड लाइक 70 years ago, दे आर नॉट टू प्राउड ऑफ इट। अब वो जमाना था जब कॉलोनाइज करते थे, अब नोबडी इज गोना डू दैट, क्योंकि जिस जिस तरह रशिया इन्वेड कर रहा है या यूक्रेन को, एवरीबडी स्पीकिंग अगेंस्ट इट। तो जिसमें पैलेस्टाइन और इसराइल का है, एवरीबडी स्पीकिंग नहीं, बट अगेंस्ट इट। पाकिस्तान में मैं थोड़ा डिस्टर्ब था इस चीज को देखकर। पाकिस्तान में काफी सारे लोग खुश थे जब यूक्रेन को रशिया ने इन्वेड किया, या और उसी तरह अनफॉर्चुनेटली, से मुझे अफसोस होता है कि काफी ज्यादा लोग इस तरह के मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नजर आते हैं, या जो पाकिस्तानियों को इतना पसंद नहीं करते या मुस्लिम वर्ल्ड को इतना पसंद नहीं करते, वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं जो इसराइल कर रहा है दैट्स उधर गाजा में। और फिर 7 अक्टूबर को मैं फिर देख रहा था कि जो लोग मुस्लिम वर्ल्ड में रहते हैं उनमें से काफी सारे लोग, वो जो इसराइल के अंदर हुआ 7 अक्टूबर को, तो वो उसके बारे में यानी कि रंगरलियां मना रहे थे, या वो उसको कहीं ना कहीं वैलिडेट करते नजर आए थे सोशल मीडिया पे। मुझे वो भी बड़ा डिस्टर्बिंग लगा था। तो मुझे इस तरह की एक्सट्रीमिज्म डिस्टर्बिंग लगती है, चाहे फिर वो मुस्लिम वर्ल्ड से आ रही हो या फिर वो वहां से आ रही हो जो मुस्लिम वर्ल्ड के क्रिटिक्स हैं। बिकॉज क्या होता है कि आप ना लेबल लगा देते हो एक दूसरे के ऊपर, मुस्लिम, यहूदी, हिंदू, मार्क्सिस्ट, लिबरल वगैरह, आप ये लेबल लगाकर ना आप अगले को टोटली डीह्यूमनाइज करना शुरू कर देते हो। सो एग्जैक्टली। I don't think a nuanced talk or a nuanced take on any character on any person is problematic. Problematic वो होता है when you end up finding justifications for things like चाहे वो colonization हो, चाहे वो apartheid हो, चाहे वो slavery हो, जब आप ऐसी चीजों को glorify करते हो, that's what my problem is. But जिधर आप ये समझने की कोशिश करते हो how these dynamics work और इसका context क्या है, और आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, इससे रिलेटेड रियल लाइफ जॉन से फिगर्स ऑफ पीपल एंड यू वांट टू गो एंड कनेक्ट विद देम एंड वांट टू लिसन टू देम, आई डोंट थिंक दैट इन इटसेल्फ इज प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज दैट इज द बेस्ट लर्निंग ग्राउंड दैट कुड बी। Yeah, I just feel like the generation who was not even born yet when they were colonization, when they are still hung up on that, that actually disturbed me, because मैं जापान गई हूँ और वहां पे not a single person mentioned about atomic bomb. I mean that nation built themselves up. Even अगर आप हिरोशिमा के अंदर भी जाएंगे, people will not mention, वो बताते हैं बट नॉट इन ए नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, अमेरिका ने हमें तबाह कर दिया, हम लुट गए, हम मर गए, बर्बाद हो गए। वो पूरा के पूरा सिटी ऐसे है जैसे एनी वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड लाइक एक खामोशी से वो अपना काम कर रहे हैं। एंड जापान इज वन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स। तो अब पाकिस्तान में आप कितना इस चीज को टो करेंगे कि जी कॉलोनाइजेशन हो गई, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। लुक एट योरसेल्फ, हैव यू मैं डन। इनको ये भी नहीं कह रहा कि मेक पीस विद इट, ठीक है, बिकॉज इफ पीपल इन पाकिस्तान इन इंडिया दे फील कि बड़ा गलत हुआ था और आज तक हमारा कोहिनूर लौटाओ फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, एंड सो दे डोंट एंड दे कैन नॉट मेक पीस विद इट, चलो मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल डोंट, लेकिन हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते। आप हिस्ट्री को सीख सकते हो, आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, और आप आगे का लाया अमल सोच सकते हो, और आगे का लाया अमल तब तक कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा जब तक यू आर नॉट रेडी टू हैव, इट्स डिफिकल्ट दैट यू विल हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस एंगर एंड ये सारा कुछ। वो एक हद तक चलो एंगर भी अच्छा होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अनहेल्दी हो जाता है। लाया अमल रुसवाई में, हॉस्टिलिटी में नहीं है, लाया अमल है इन रिकग्नाइजिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, पिकिंग आउट द
if there are any good, picking out the good bits, avoiding the bad bits, and then building bridges with the rest of the world. And I think कि ये जो एक हमारी डिफेंसिव पॉलिसी हो जाती है ना कि दुनिया तो हर जाई है और हर कोई हमारे खिलाफ है, दिस इज वेरी अनहेल्पफुल. एंड उस वजह से इवन बाय द वे मैं कहूंगा कि काफी लोग ये कहते हैं कि जी बहुत जुल्म होता है और कोई वो यूएन के अंदर जो मुस्लिम वर्ल्ड है कोई उनकी बात को नहीं सुन रहा और कोई समझ नहीं रहा उनको. मैं ये कहता हूँ परहैप्स बिकॉज यू नो इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव. So जो Western world ने narrative shape up किए हैं, they have been more successful. Okay, they have been more successful because they had more resources, and they had more resources because they were engaged in slave trade and colonization, वो सारा कुछ. But narrative building in itself is also an art, and I think in that art you have lacked. और वो आप तब एक अच्छी अपनी वो नैरेटिव पेश कर सकते हो जब आपका अपना बिहेवियर अच्छा हो. आपका बिहेवियर वो मौला जट टाइप नहीं होना चाहिए, ओए तेरी, यू नो. एंड अनफॉर्चुनेटली डिफेंसिव एटीट्यूड हमें बहुत दिखाई देता है, particularly among मुस्लिम कंट्रीज. बट अब मुझे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी दिखाई दे रहा है. आप वहां क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते उधर की भी एस्टैब्लिशमेंट को, और वो अब मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी दिखाई दे रहा है. बट स्टिल उनका नैरेटिव क्योंकि इतनी देर से दैट हैड बीन प्रीटी गुड on again on a balance, it had its own flaws, so they are still winning that battle of narratives. Toxic hyper nationalism, that's what it is now in India, you know, Pakistan mein to tha hi, or west America mein especially. So that's where, you know, you start going down, you know, jo civilization hai, then it kind of, you lose that status. That's what's gonna happen. All But right. द क्राउन पे आते हुए व्हाट डू यू थिंक ऑफ द घोस्ट सीन्स? क्योंकि उस पे बहुत ब्रिटिश मीडिया ने रोना धोना डाला है कि डायना का घोस्ट क्यों दिखाया, Oh yes, डिसरिस्पेक्टफुल. I just feel like they were trying to give a closure. You know, they were at peace with each other, you know, they were friends, you know, क्योंकि एक bitterness तो है डायना को लेके कि how what Charles did. तो मुझे ये लगा कि they were trying to give closure to Diana's fans. That was for them. That's अच्छा, what. you know what I think of that? Number one, it's not a ghost. वो इसी क्योंकि this technique in film and storytelling has been used a lot of times. मैं बल्कि एक award winning बड़ा it's a very lesser known British drama मैं वो देख रहा था, तो वो भी कोई रियल लाइफ एक क्रिमिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड था. तो उसमें भी विक्टिम जॉन सी होती है, उसको उसकी रिलेटिव इमेजिन कर रही होती है कि शी इज टॉकिंग टू मी आफ्टर हर डेथ. उसी तरह से मुझे वो फिल्म याद है संजू, वो तो देखी ही देखी होगी, वो तो हर किसी ने देखी होगी. उसमें संजय दत्त की जो माँ होती है नरगिस दत्त, ठीक है, वो रणबीर कपूर के पास उसकी माँ आती है मनीषा कराला, और वो गाती है कि जी कर हर मैदान फतेह बंदिया, वो ये करती है. तो अब संजू घोस्ट स्टोरी थी, अब कोई सुपरनैचुरल फिल्म थी. आई थिंक दैट्स अ वेरी artistic and poetic way of telling what the character is feeling like at a given time. And so I think that's what has been done in The Crown, कि दो दफा मतलब डायना आती है after her death to King Charles and to Queen Elizabeth II, और वो उन दोनों के साथ गुफ्तगू करती है. So it wasn't कि वो ये नहीं दिखाए थे कि जी डायना का भूत है, उसकी आत्मा आ गई है. वो ये दिखा रहे थे कि अगर if these people could have gotten just one last chance to talk to one another just one last time with the knowledge of hindsight कि जी ये हुआ है, तो डायना मरने के बाद अगर चार्ल्स के पास आती वो क्या कहती उसको. सो उन्होंने वो दिखाया कि जी आई वाज लुकिंग एट यू crying in hospital over my dead body, so you that was very touching. वो ये कह रही है, या वो शायद ये कहे उसको वापस आकर. Yeah, इस perspective से कि if it Diana was there, this is how. If death was not something so final, so how would people communicate? And I think होता ये है कि look, whenever somebody dies, हमारा first reaction ये होता है. And in fact, this is something that one of the actors herself has said इसी ड्रामे में. So you know, हमारा first reaction होता है जब कोई मरता है कि यार बस एक दफा मुझे मौका मिल जाता काश से बात करने का. And we do keep on imagining कि अच्छा चलो मिल जाता अगर मौका हमें उसके साथ बात करने का, because death इतनी suddenly आती है, you don't see it coming, तो हम उसको क्या कहते. बस ये वाली थॉट यूज करके आई थिंक दे हैव शोन दो सीन्स. वो भूत नहीं है, वो घोस्ट नहीं है, वो उसका सबकॉन्शियस बना रहे हैं. At the end of the day, they are all human, you know, with their flaws, with their positives and negatives. तो जिस तरह ये कहते हैं कि क्वीन ने मरवा दिया, जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, क्वीन ने ऑर्डर कर दिया, बेनजीर को मरवाया, ये भी कहते हैं. या सो ये जो इससे यू नो दे आर ट्राइंग टू मेक देम ऑल लाइक रिलेटेबल कैरेक्टर्स के, यू नो, उनके नियरेस्ट. राइट. अच्छा, मैग्जिट के बारे में आप क्या कहते हैं? हाउ डिड यू फील अबाउट इट?
मैंने हैरी की पूरी किताब रीड की है, और अगेन ब्रिटिश मीडिया, अब रॉयल फैमिली के बारे में भी जो आप पढ़ते हो, एक हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव से आप पढ़ते हो, और एक आप उनके बारे में पढ़ते हो वो जो टैब्लॉइड जर्नलिज्म होती है ना, वो जो चर्न करते रहते हैं एक ही जैसी स्टोरी जस्ट टू ग्रैब आई बॉल्स, एंड वो हेडलाइन बनाते हैं। तो टैब्लॉइड जौन से न्यूज़पेपर्स थे ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने तो बस वो कहा, डीह्यूमनाइज किया हैरी को ना, कि unthankful man, ungrateful, doing propaganda against his own family, और मेगन मार्कल has turned Harry against his own family, what a disgrace, और वो ये सब Brexit के बारे में कहते रहते हैं। That again, मैंने क्योंकि वो बुक उसकी हैरी की पढ़ी है, उसने उस किताब में बहुत दफा अपने कंपैरिजंस किए हैं अपने और अपनी बीवी के with his own mother, and what I gathered from that book was, उसमें कुछ बातें मुझे लग रहा था ज़रा एग्जैजरेटेड और गप हैं, कुछ बातें मुझे एक्चुअली आई जस्ट फेल्ट सॉरी फॉर द गाय। और उसने उस बुक के अंदर आई थिंक जिस तरह से लिखा है, मैं एक थीम सिर्फ ड्राइव कर सक रहा था, दैट द घोस्ट ऑफ डायना, now both literally and metaphorically, haunts Harry from that very day when he walked behind his mother's coffin, and he was just I think like 12-year-old kid, and that was the last scene of The Crown season 6 part 1, कि वो पीछे वॉक कर रहा होता है, वो उसका दादा उसको कहता है प्रिंस फिलिप के the world is watching you right now. I think कि that moment haunted him so much, the real life Prince Harry, that वो अपना कंपैरिजन करता है that why he had to run away from England with his wife and go and live in North America is because he could see it coming, कि जो डायना के साथ हुआ था वही उसके साथ, उससे ज्यादा उसकी बीवी के साथ होने लगा था। So he says कि वो paparazzi culture, media culture, and then he trashed the media a lot in his book, and he hates the media. Perhaps he looks at the media and the paparazzi as the murderers of his mother. So I think कि उसको वैसे ही नापसंद है वो लोग, and he feels that the same British media are after him, तो वो उधर से निकल गया है। So ये भी ना एक वो misogynistic outlook होता है कि, और racist भी by the way, कि जी उसकी जो Extremely racist, because she was subjected to a lot of hate. a lot of hate, इसमें भी you might have seen कि जो डोडी फायद होता है वो ये बात का जिक्र करता है कि मेरे बारे में जो मीडिया कवरेज की जा रही है वो बड़ी रेसिस्ट है, कि डायना को तो कोई इंग्लिश मैन मिल सकता था, तो फिर इसके साथ क्यों इस ऑयली इजिप्शियन के साथ। सो रेसिज्म तो हमेशा से चलता चला आ रहा है, और वो इनकी शादी से पहले भी हुआ था, व्हेन मेगन वाज गेटिंग मैरिड, तो लॉट ऑफ फर्स्ट ब्लैक पर्सन, बट दे डिड नॉट मीन इट इन अ गुड वे। एंड जो इन्होंने क्या किया है, मिसोजिनी और रेसिज्म दोनों को मिला दिया है। ये जो इनके क्रिटिक्स हैं हैरी और मेगन के, इन्होंने ये किया है कि औरत हमेशा होती है जो कि मर्द को टेम्प्ट करती है और सेड्यूस करती है इनटू रॉन्ग डूइंग, और सो इसने वैम्प ने हैरी को अपने खानदान के अगेंस्ट टर्न कर दिया। और क्योंकि हम तो कहते थे कि अगर नॉन वाइट पर्सन को लाओगे तो वो तो खानदान तोड़ देगी, तो रेसिज्म यूं आ जाती है बीच में। सो इतनी गंदी जबान मेगन के लिए यूज की गई आफ्टर हैरी पब्लिश दैट बुक। किसी ने लिखा कि उसको वो वॉक ऑफ शेम करवाई जाए, उसके कपड़े उतरवा कर, और उसके ऊपर शिट बैग फेंका जाए। सो ये भी आपका एक जो टॉप जर्नलिस्ट है वो ये कह रहा था, और कैमिला पार्कर बोल्स उसके साथ बाद में लंच कर रही थी अगले दिन, मतलब क्वीन कैमिला। तो वो थोड़ा फिर हैरी की कुछ बातें सच्ची भी लगती हैं, क्योंकि हैरी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक्चुअली जो द फर्म जिसको कहा जाता है, वो रॉयल पैलेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती थी टू दीज मीडिया पीपल के, ताकि कैमिला अच्छी लगे या चार्ल्स अच्छा लगे या विलियम अच्छा लगे, तो हैरी और मेगन के बारे में कुछ बुरा लगता है। नाउ दैट्स व्हाट ही इज रिटन इन द बुक। बट बाय एंड लार्ज मैं इसमें अगेन किसी को ना विलन समझता हूँ ना हीरो समझता हूँ, बट आई रियली थिंक कि एवरी ह्यूमन बीइंग दे हैव देयर ओन स्टोरी टू टेल। हाँ, सम आर मोर विलनस देन द अदर, ये डेफिनेटली होता है, एंड सम आर वर्स पीपल देन अदर, सम आर बेटर पीपल देन अदर, बट यहाँ मुझे इतना ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नजर नहीं आता कि जी बहुत जुल्म हो रहा है हैरी और मेगन के साथ। वो रेसिज्म भी हो रही है, मिसोजिनी भी हो रही है, बट थोड़ा वो भी जरा कुछ ज्यादा ही प्ले अप कर रहे हैं, but बात में कुछ सच्चाई भी है। So this is how I view Megxit. I don't think that poor girl Meghan, she's a villain or she's a monster or Dracula of sorts, the way that she's painted in the British media. Yeah. I just think for their own mental health, they wanted to leave and they left. Like, let's just see it that way. We don't have to make it such a big deal. Unki, this is their life. They chose to step away from, because they were getting haunted by all these paparazzi wherever they went, or pitching two women against each other, Kate Middleton or Meghan Cole. Exactly. That was very bad as well. That it takes a lot toll on your health. So there is so much you can take. वही हम जो कहते हैं ना कि हमें
बट ये बात सच्ची भी है, मैं तो ये बात बिल्कुल मानता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड इज मच बेटर फॉर वुमेन देन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डेफिनेटली। लेकिन ये सोचना कि वहां पेट्रियार्की और मिसोजिनी खत्म नहीं हुई अभी तक, वो बिल्कुल झूठ है और वो बिल्कुल एक मिथ है, जिसको कि एक्चुअली अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी लिबरल्स सिंप्लीफाई, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कंजर्वेटिव्स आल्सो सिंप्लीफाई, बिकॉज आप पाकिस्तानी कंजर्वेटिव्स को अगर देखो, खलील रहमान कमर या औरिया मकबूल जान, वो ऐसे बात करते हैं कि वेस्टर्न औरतों को तो ना प्लेट के अंदर उनके राइट्स मिल गए थे, उनको तो कोई भूख हड़तालें नहीं करनी पड़ी थी, उनको अपने वोट्स के लिए नहीं लड़ना पड़ा था, उनकी सफ्रेजिस्ट मूवमेंट तो जैसे कभी हुई नहीं थी। भाई पेट्रियार्की और मिसोजिनी एक यूनिवर्सल, मैं इसको क्या कहूँ, बिकॉज कॉलिंग इट एन इशू और कॉलिंग इट अ प्रॉब्लम इज एन अंडरस्टेटमेंट, बट इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। Yeah, they only see this जो liberty जो Western women को है, they only see it in a sexual context. They can pass that कि उनकी liberty है, so this is sexual freedom. That's all. This is all they were fighting for. That's not true. So you know generalization जो है ना वो बहुत जो और मैं आप इनको कहना चाहता हूँ, इवन इफ दैट वाज व्हाट दे वर फाइटिंग फॉर, चलो yeah आपको ये कह, अगर मैं 2 मिनट के लिए मान भी लूं, जो कि मैं नहीं मानता, इवन दैट डिड नॉट कम इजी टू देम। yeah no no इन लोगों को मैं कहूंगा कि आप सफ्रेजिस्ट्स की मूवमेंट के बारे में किताबें हैं वो पढ़ लो, लेकिन अगर इतना आप में सब्र नहीं है तो एक फिल्म है सफ्रेजेट के नाम से, आप वो देख लो कि किस तरह बर्तानिया के अंदर वो जो ब्रिटिश औरतें थीं उनको अपना राइट टू वोट मिला था। यू नो दैट्स वेयर हिस्ट्री कम्स इन, एंड yeah दैट्स व्हाई आई एम सो इंट्रिग्ड बाय हिस्ट्री। exactly. या All right, thank you so much for joining थैंक यू, and your input. आपको फिर आइंदा भी बुलाते रहेंगे, ठीक है? श्योर, All right, प्लेजर take बीइंग हियर, ऑलराइट, गुड बाय। good night.